Hello student, this is Professor Sukumar from SPCC. Now I will discuss with you a third question, third का A part of your MTP November 2022. Basically a question branch accounting related. As I told you, the branch accounting is considered to be one of the very important chapter in your account syllabus. मेहनत करना पड़ेगा इसको, एकदम ज्यादा टाइम देके मेहनत करके each and every concept of branch accounting should be studied very thoroughly, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जैसा मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ये ब्रांच अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विदाउट ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चंस अकाउंट्स का पेपर कभी बनता ही नहीं है. तो इन शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ब्रांच अकाउंट का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में होता ही है. मे बी टाइम उसकी जो मार्क्स है वो वेरिएशन हो सकता है, कभी 6 मार्क के लिए पूछेंगे, कभी 8, कभी 10, ऐसा वेरिएशन हो सकता है, बट आएगा जरूर, एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, जब आप रिवीजन करते वक्त सबसे ज्यादा टाइम इस चैप्टर को इसके लिए देना चाहिए. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, राइट, बहुत सारी वेरिएशन है. लाइक उसमें डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डोमेस्टिक ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, रिकंसिलेशन, ये सब बहुत सारी कंसेप्ट. पहले तो हम डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें. डोमेस्टिक ब्रांच में आपको पहला डिपेंडेंट ब्रांच आता है. उसमें 2 मेथड होता है, डेटर्स मेथड, स्टॉक डेटर्स मेथड. उसमें एट कॉस्ट, एट इनवाइस प्राइस होता है. फिर डोमेस्टिक का इंडिपेंडेंट ब्रांच आता है, जिसका अंदर रिकंसिलेशन का एंट्रीज का एडजस्टमेंट आता है, क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है. और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ब्रांच की ट्रायल बैलेंस है तो वो हेड ऑफिस का बुक का साथ इनकॉर्पोरेशन करना है, उसका एंट्रीज आ सकता है. कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट आ सकता है. आपको पता होगा जब आप हेड ऑफिस और ब्रांच का दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, दोनों का P&L अकाउंट बनाएंगे और फिर कंसोलिडेट करके एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और वो इनकॉर्पोरेशन का आपको एंट्रीज आ सकता है. उसमें 2 टाइप की होता है, एक डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन, एक समराइज्ड इनकॉर्पोरेशन. डिटेल में हर ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और समराइज्ड में नेट प्रॉफिट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेशन करेंगे, उसका एंट्रीज आता है. आर यू क्लियर अबाउट दैट? इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका बाद आता है फॉरेन ब्रांच. फॉरेन ब्रांच में फॉरेन ब्रांच ने आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया है बाय प्रिपेयर्ड इन डॉलर और फॉरेन करेंसी, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग विद प्रॉपर एक्सचेंज रेट. उसमें डिपेंडेंट है तो अलग होता है, इंडिपेंडेंट है तो अलग होता है, कुछ डिफरेंसेस होता है एक्सचेंज रेट पे. जब आप कन्वर्ट करने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस को टैली करेंगे तो वो टैली होता नहीं है, डिफरेंसेस हमेशा आएगा. वो डिफरेंस अगर डिपेंडेंट ब्रांच का होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज लॉस और गेन ऑन FCC अकाउंट, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन अकाउंट करके. बट वही इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो डिफरेंस को हम ट्रांसफर करेंगे, कहां पे ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में. दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व करके. तो ये सब पॉइंट आपने पढ़ा होगा. वेरिएशन, बहुत वेरिएशन है, इसको जितनी टाइम आप रिविजन के लिए देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. तो अभी इस क्वेश्चन है जो फॉरेन ब्रांच का रिलेटेड है. थोड़ा सा अगर फॉरेन ब्रांच की अगर हम डिस्कस करें तो 2 टाइप की फॉरेन ब्रांच होता है बच्चों, एक डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच और इंडिपेंडेंट. फॉरेन ब्रांच ने आपको ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करके भेज दिया, फॉरेन ब्रांच ने दे दिया, बट वो ट्रायल बैलेंस फॉरेन ब्रांच का है तो उसके लिए फॉरेन करेंसी में रहेगा. तो एज अ हेड ऑफिस मुझे पहले उस फॉरेन करेंसी का ट्रायल बैलेंस को इंडियन रुपी या रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेड ऑफिस का करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसा कन्वर्ट करूंगा मैं? तो आई विल मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव एक्सचेंज रेट. अब कौन सा एक्सचेंज रेट लेने का है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. अब क्या क्या आएगा ट्रायल बैलेंस में? एक ओपनिंग स्टॉक आता है, तो वेदर इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमेशा ओपनिंग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सक्लूडिंग डेप्री छोड़ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो हमेशा एवरेज एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है. जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंडिचर, वेदर इट डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट, हमेशा मल्टीप्लाई होगा एवरेज एक्सचेंज रेट.
फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी, मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होता है उसको हमेशा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेदर इट इज अ डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। और उसका बाद आता है नॉन मॉनेटरी लाइक फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे है डिफरेंस। डिपेंडेंट ब्रांच है तो हमेशा ट्रांजैक्शन एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से। ये याद रखना, डिपेंडेंट ब्रांच है तो हमेशा कौन सा एक्सचेंज रेट, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज रेट। डिपेंडेंट ब्रांच में दिया होगा कब हमने परचेस किया है उस दिन के एक्सचेंज रेट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और इंडिपेंडेंट है तो हमको पता नहीं है तो हम हमेशा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स जो रेट अप्लाई होगा वो डेप्रिसिएशन के लिए भी सेम रेट अप्लाई होगा बच्चों। जब इसको कन्वर्ट करने का बाद, हाँ और एक दो चीज आता है, तो फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंसेस समझा आपने। फिक्स्ड एसेट्स डिपेंडेंट ब्रांच रहेगा तो कौन सा बोलो, डिपेंडेंट ब्रांच रहेगा तो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज, जिस दिन परचेस किया था उस दिन का एक्सचेंज रेट। इंडिपेंडेंट रहेगा तो क्लोजिंग एक्सचेंज। जो फिक्स्ड एसेट के लिए रेट एप्लीकेबल होगा वही डेप्रिसिएशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपर। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच या हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच अकाउंट रहेगा, दैट अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक। अभी अपना ट्रायल बैलेंस का हेड ऑफिस अकाउंट करके दिया होगा तो हेड ऑफिस का बुक में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो लिखेंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का बुक में गुड्स सेंट टू ब्रांच करके अमाउंट होगा, वो अमाउंट हम डायरेक्टली लेंगे, उसको कोई एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जब ये कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो भी ट्रायल बैलेंस टैली डॉलर में दिया था, कन्वर्ट करने के बाद रुपीस में कन्वर्ट हो गया, रुपीस में आपको सब ट्रायल बैलेंस देखेगा। बट उसको अगर आप टोटल करने जाएंगे तो कभी टैली होगा ही नहीं, उसमें हमेशा डिफरेंसेस आएगा। वो डिफरेंस को डिपेंडेंट ब्रांच पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, गेन या लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्शन अकाउंट। और इंडिपेंडेंट ब्रांच रहेगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में इन द नेम ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। आर यू क्लियर? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा एडजस्टमेंट में, हमेशा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से हम मल्टीप्लाई करें। कभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रहेगा तो याद रखना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में डॉलर पे ही उसका इफेक्ट देने का। अभी आउटस्टैंडिंग $100 दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस $100, वेजेस को ऐड करो और आउटस्टैंडिंग वेजेस करके ट्रायल बैलेंस में दिखा दो। अब वेजेस एवरेज में जाएगा, आउटस्टैंडिंग कहां पे जाएगा, क्लोजिंग में जाएगा। प्रीपेड दिया रहेगा $200 प्रीपेड सैलरी, तो क्या करेंगे, सैलरी में से लेस करो और प्रीपेड सैलरी करके एक नया ट्रायल बैलेंस लिखा। आर यू क्लियर अबाउट दैट? आपने सम सॉल्व किया होगा, आपको पता है ये पॉइंट। और सैलरी तो डेफिनेटली एवरेज में जाएगा और प्रीपेड इज अ क्लोजिंग में जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज एन एसेट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना पार्ट याद रखना है। अलग अलग एक्सचेंज रेट एक बार दिमाग में घुसा, वापस एक बार मैं क्विकली रिवीजन करता हूँ। ओपनिंग, वेदर इट इज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओपनिंग एक्सचेंज रेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्री, हमेशा एवरेज। मॉनिटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमेशा क्लोजिंग। और फिक्स्ड एसेट्स डिपेंडेंट है तो ट्रांजैक्शन, इंडिपेंडेंट है तो क्लोजिंग। डेप्री, जो रेट फिक्स्ड एसेट्स को एप्लीकेबल होगा वही डेप्री को एप्लीकेबल होगा, राइट। और उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस या हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट दिया होगा, द अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, वो एडजस्टमेंट में नीचे दिया रहेगा, वो ले। कभी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दिया तो ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट देने का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड करेंगे, नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिखा देंगे। प्रीपेड दिया, सैलरी में से लेस करेंगे, प्रीपेड सैलरी करके डेबिट साइड में दिखा। फिर सेम रेट एप्लीकेबल होगा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसको भी क्लोजिंग से मल्टीप्लाई हम करेंगे। जब एक बार पूरा कन्वर्शन हो जाता है तो आपकी जो ट्रायल बैलेंस आया था ब्रांच से वो तो टैलीड था, बट अब कन्वर्शन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, उसमें हमेशा डिफरेंसेस आएगा। व्हाट टू डू विद दैट अमाउंट, वो अमाउंट को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर समझो डिपेंडेंट ब्रांच है तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द नेम ऑफ गेन और लॉस ऑफ FCC अकाउंट। डेबिट में आते हो तो लॉस, क्रेडिट में आता है तो गेन। आर यू क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करता है, क्रेडिट में आता है तो वो लिखता है लॉस, क्योंकि लॉस क्रेडिट साइड में आता है। नहीं, ये ट्रायल बैलेंस है बच्चों, लेजर अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा तो लॉस, क्रेडिट में आ गया तो गेन।
और वही अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में एज अ नेम कॉल्ड FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और डेफिनेटली आफ्टर कन्वर्शन दे में आस्क सम सिंपल ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे, और वो भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? सिंपल वो लोग बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट P&L बैलेंस शीट बना दो, सिंपल होता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कंसोलिडेटेड बनाने बोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ओनली ब्रांच का बनाने बोलेंगे तो इजी होता है, और वो T फॉर्म में ही बना देने का, क्योंकि इट इज ब्रांच, इट इज नॉट होल कंपनी। कंपनी का होता है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, बट ये खाली ब्रांच का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल T फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आर यू क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या दिया आपको, Moonstar has a branch in USA. The branch is non-integral branch. Non-integral. Integral मतलब dependent. Non-integral मतलब independent. Underline that. Are you clear? Non-integral foreign operation. मतलब non-integral मतलब independent. Integral मतलब dependent. Non-integral मतलब independent. Of the Moonstar, the balance of the branch as on 31st March 2022 is as follows. अपने को ट्रायल बैलेंस दिया, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट कौन सा रेट से हम करेंगे बच्चों, इट इज ऑलवेज ट्रांजैक्ट क्लोजिंग। आर यू क्लियर? क्लोजिंग, फिक्चर एंड फर्नीचर क्लोजिंग, ओपनिंग, purchase average, sales average, goods sent to head office given, salary average, carriage inward average, rent rate and taxes average, insurance average, trade expenses average, head office given रहेगा बच्चों, sundry closing क्योंकि it's a assets, monetary assets, creditors closing, cash at bank is closing, cash in hand is also closing। तो दे दिया अपने को ये सब डॉलर में ट्रायल बैलेंस है। इसका बाद क्या दिया देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग 400। इसका दो इफेक्ट अगर मैं लिखूं, ऐड होगा सैलरी में, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी करके क्रेडिट साइड में एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर इज 10% पर एनम एट रिटर्न डाउन वैल्यू। ये जो डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है ना, वो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम प्रिपेयर इफेक्ट देंगे, ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं। खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी रहेगा तो हमें तो ट्रायल बैलेंस में ही उसका इफेक्ट इसके लिए देना होता है, क्योंकि सैलरी को रेट अलग होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को रेट अलग होता है, तो उसके लिए उसका इफेक्ट हम ट्रायल बैलेंस में ही दे देते हैं। आर यू क्लियर? बट डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नॉर्मली तो फिक्स्ड एसेट्स के रेट से अप्लाई होता है, तो अभी उसका इफेक्ट नहीं देगा तो भी चलेगा ट्रायल बैलेंस में, डायरेक्टली जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तभी उसका इफेक्ट देगा तो भी बस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, और डेप्रिसिएशन विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 15,80,000, आपने से पे होगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस करके, तो यहाँ पे दिया गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस $1,66,400 है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 15,80,000। इसका बाजू में मैं लिख देता हूँ 15,80,000, दैट्स इंपॉर्टेंट। हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। हेड ऑफिस बोलते ब्रांच से मुझे 20,50,000 रुपए लेना है, और ब्रांच क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस को कितना पैसा देना है, हेड ऑफिस को 45,600 देना है। सॉरी बच्चों, ये सेल्स का फिगर है, सेल्स का बाजू में लिख दिया गलती से मैंने, 15,80,000 इधर नहीं आएगा, यहाँ पे दो गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस 15,80,000 यहाँ पे,
ये सेल्स का अमाउंट है 166,400। और उसके बाद हेड ऑफिस देखो 45,600, तो ये 45,600 का बदले में तो यहाँ पे दिया 20,50,000 दी है। आर यू क्लियर? हेड ऑफिस अकाउंट मतलब ब्रांच बोलता है हेड ऑफिस को पैसा देना है, कितना पैसा देना है? $45,600 देना है। आर यू क्लियर? और हेड ऑफिस क्या बोलता है? ब्रांच से पैसा लेना है, कितना लेना है? 20,50,000। सो आई कैन से $45,600 इज इक्वल टू 20,50,000। तो उसके लिए वो अमाउंट वहां पे लिख देने का। उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। as there was no transit items either at the start and the end of the year, that's just a information. 1st April when the fixed assets were purchased, the rate of exchange was 43 per dollar। जब हम परचेस किया 43 रुपीज था $1 का रेट, जब फिक्स्ड एसेट्स परचेस किया था तब। 1st अप्रैल को रेट दिया 47, दिस इज द ओपनिंग, और 31st मार्च को 50 और एवरेज दिया 45, तीनों रेट दिया। ओपनिंग 47, क्लोजिंग इज 50 एंड 45 इज गोइंग टू बी एवरेज। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों एवरेज रेट देते नहीं है वो लोग, तब हमें क्या करना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना, बट इसमें दे दिया तो हमें कोई टेंशन नहीं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट गिवन कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी and trading profit and loss account for the year ended 31st March 2022 of the branch as should appear in the books of Moonstar for the purpose of incorporation in the balance sheet। तो अपने को पहला कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर यू क्लियर? और उसका बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सिंपल है बच्चों, जब आप सॉल्यूशन में पहला कन्वर्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच एज ऑन 31st March 2022, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, आर यू क्लियर? या ऊपर लिख सकता है इन डॉलर डेबिट क्रेडिट, एक्सचेंज रेट इन रुपीज डेबिट क्रेडिट। अब देखो सिंपल है, ये मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे। ऑफिस इक्विपमेंट दिया आपको ट्रायल बैलेंस में, आपके पास है तो एमटीपी आप देख सकता है 43,200, यहाँ पे देखो 43,200। अब इसको कौन सा रेट? यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेट दिया फिक्स्ड एसेट्स का कितना? 43, बट वी विल नॉट टेक दैट बिकॉज इट इज द डिपेंडेंट ब्रांच नहीं है, दिस इज द इंडिपेंडेंट ब्रांच, और इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमेशा कौन सा रेट लेता है? क्लोजिंग रेट लेता है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 50। तो 43,200 इंटू 50 करेंगे तो अपने को अमाउंट मिल जाएगा, देखो 43,200 इंटू 50 करेंगे दैट विल बी 21,60,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये मैं डायरेक्टली देगा तो भी चलेगा, इन्होंने तुरंत डेप्रिसिएशन दे दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट क्या भाई? मैं डेप्रिसिएशन बाद में करेगा तो भी चलेगा बच्चों, इन्होंने डेप्रिसिएशन के इफेक्ट तुरंत दे दिया, लेस करके अलग सेपरेट दिखा दिया। हम डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बनाते हुए देगा तो भी चलेगा। अब हम क्या लिखेंगे? 48,000, अभी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस करके डेप्रिसिएशन नीचे सेपरेटली दिखा दिया। तो अभी ऑफिस इक्विपमेंट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा 43,200, और ये डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अभी मैं क्या करूंगा 40 कितना है हाँ 48,000 इंटू 50 करूंगा, 48,000 इंटू 50 कितना आएगा? 24 lakhs। ये डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, फिर जब फाइनल अकाउंट बनेगा तब हम क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में? तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 24 लाख माइनस डेप्री एट द रेट ऑफ 10%, कितना? 2,40,000 लेस करके 21,60,000।
60 दिखाएंगे, वही अमाउंट है देखो 21,60,000, तो भी चलेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आर यू क्लियर? तो अभी का लिए क्या करो, ऑफिस इक्विपमेंट $48,000 इंटू 50 करके अमाउंट लिख दो, और उसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट आप दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, भले मॉड्यूल में यहाँ पे एमटीपी में सॉल्यूशन में ऐसा दिया है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आप ट्रायल बैलेंस में कंसिडर मत करना, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो कंसिडर करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू क्लियर? अब फर्नीचर भी वैसे ही है, तो क्लोजिंग रेट से ही लिया उन्होंने, तो आप डेप्रिसिएशन लेस करके भी ले सकते हैं, अल्टीमेटली इफेक्ट वही आएगा। तो इधर यू टेक टोटल अमाउंट और डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट का टाइम पे कंसीडर करो तो भी चलेगा, नहीं तो अभी लेस करके नेट अमाउंट लिखाओ फर्नीचर को और ऑफिस इक्विपमेंट को, और डेप्रिसिएशन सेपरेटली शो करो। बट फाइनल अकाउंट बनाते हो याद रखना, ऑफिस इक्विपमेंट में जो बैलेंस शीट है उसमें नेट अमाउंट जाएगा और ये डेप्रिसिएशन जाएगा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें वापस दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, एक ही इफेक्ट देना है, बिकॉज इट्स केम इनटू ट्रायल बैलेंस। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग एक्सचेंज रेट दैट इज 47, इससे मल्टीप्लाई हो गया। परचेज दिया एवरेज से, सेल्स दिया दैट इज एवरेज, गुड्स एंड टू ब्रांच दैट इज गिवन, मैंने गुड्स एंड टू ब्रांच का बाजू में लिखा था कि 32 का बाजू में कितना 15,80,000, तो वो लिख दिया मैंने। उसके बाद कैरियज इनवर्ट एवरेज, हाँ सैलरी का रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था, सैलरी कितना 400, तो सैलरी हमको कितना दिया ट्रायल बैलेंस में बच्चों 3,200, उसमें 400 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपने को यहाँ पे एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, दैट इज 3,200 प्लस 400 ऐड कर दिया, सैलरी कितना होगा 3,600, वो कौन सा रेट 45, बिकॉज इट्स एक्सपेंडिचर, एंड 162, और उसके नीचे तुरंत ये 400 का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे भी दो इफेक्ट आ गए, देखो इधर लेस कर दिया है और इधर शो कर दिया, तो यहाँ पे भी ऐसे इधर ऐड कर दिया है, तो ऐड कर दिया मतलब डेबिट इफेक्ट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके सेपरेटली शो करेंगे, दैट इज द क्रेडिट इफेक्ट 400, तो उसको डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, इट्स अ लायबिलिटी, कौन सा रेट लेंगे आप क्लोजिंग रेट लेंगे। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस डेफिनेटली एवरेज, इंश्योरेंस एवरेज, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज, हेड ऑफिस 20,50,000, मैंने यहाँ पे लिखा था हेड ऑफिस बैलेंस 20,50,000, तो डायरेक्टली लिख देने का बच्चों। डेटर्स क्लोजिंग, क्रेडिटर्स क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग, जब आप टोटल करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस आता है 466,800, ये बैलेंस शीट में आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट करके बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। इसमें एक चीज अलग दिया मॉड्यूल में, मतलब एमटीपी के सॉल्यूशन में, द डेप्री का भी इफेक्ट तुरंत उन्होंने दे दिया, तो वो नहीं दिया तो भी चलता है, हम डायरेक्टली 48,000 इंटू 50 करेंगे तो 24 लाख अभी लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। फिर जब फाइनल अकाउंट बनाते हो 24 में से 10% लेस करके आउटर कॉलम में कितना 21,60,000, और ये 2,40,000 का सेकेंड इफेक्ट विल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंपल है। अब हम बनाए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला एक एक इफेक्ट देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक, ये तो सिंपल है बच्चों, नॉर्मल 12 स्टैंडर्ड का ट्रेडिंग P&L अकाउंट है, एक बार कन्वर्जन हो गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल 12 स्टैंडर्ड का है, आर यू क्लियर? तो इट इज नॉट इवन, इसमें क्या पूछा उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पूछा है, देखो उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड पूछा है, बैलेंस शीट भी नहीं पूछा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाने का आपको। तो वेरी सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस इज जस्ट लाइक अ परचेज ओनली, जैसे आप परचेज को डेबिट कर रहे हैं तो वैसा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस भी एक टाइप की परचेज है, वो भी डेबिट करेंगे। कैरियज इनवर्ड, क्रेडिट में सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया था आपको एडजस्टमेंट में कितना 21,500, इसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट मतलब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,75,000 आता है, सो दैट वी हैव टू राइट। अभी क्लोज करेंगे तो जीपी आएगा 15,92, ये 15,92 जीपी यहाँ पे आ गया। उसके बाद सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डेप्री, वो सब हमने दे दिया।
इसमें ट्रेड एक्सपेंसेस याद रखना, ट्रेड एक्सपेंसेस नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो इट इज ऑलवेज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, नो, अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके दिया होगा तो तभी क्या करने का, मिसलेनियस P&L में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, ओनली ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर है, तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है। सो उसके बाद अपने को नेट क्या मिलेगा बच्चों, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट आई विल टेल यू वंस अगेन, तो ब्रांच अकाउंटिंग इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहां पे करना है, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करता हूं। डेटर्स मेथड, स्टॉक डेटर्स मेथड, आर यू क्लियर? रिकंसिलेशन एंट्री, रिकंसाइल करना, आर यू क्लियर अबाउट? जब हेड ऑफिस का बुक में ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच का बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो दोनों का बैलेंस टैली करना पड़ता है बाय ट्रांसफरिंग सम रिकंसिलेशन एंट्री, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका बाद बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच ने दूसरे को पैसा दिया, गुड्स दिया है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, उसका टोटल कैलकुलेट करके एक एंट्री में उसका इफेक्ट दे देता है। लाइक पटना ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, वैसे एक सम्स है मॉड्यूल में भी आप देखो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर यू क्लियर? पटना ब्रांच इज गिविंग टू बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता ब्रांच, कोलकाता इज गिविंग टू डिफरेंट ब्रांचेस, 4-5 ब्रांच दिया है, ब्रांच के बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होता है, तो वो ट्रांजैक्शन को सब रिकॉर्ड करके नेट बैलेंस ढूंढ के उसके एक एंट्री पास करना पड़ता है। एक ही एंट्री में अपन पूरा ट्रांजैक्शन का टोटल करके एक एंट्री पास करते हैं, वो समझ आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये फोर्थ हो गया। उसका बाद इनकॉर्पोरेशन, डिटेल्ड एंड समराइज्ड, वो इंपॉर्टेंट है। और उसका बाद फॉरेन ब्रांच, ये 4-5 एस्पेक्ट बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ब्रांच अकाउंटिंग विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट ब्रांच अकाउंट का रिवीजन में टाइम दो, क्योंकि कंफर्म 8 से 10 मार्क्स आता है ऑन एंड एवरेज बच्चों, उसको आप रिस्क पे नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा कंफर्मेशन बहुत कम चैप्टर में आपको मिलता है, तो उसमें से एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाद अगर कोई चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ब्रांच अकाउंटिंग में देना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सिंपल सम था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आर यू क्लियर अबाउट दिस बच्चों? तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट सेशन में नया एक आगे का सम्स के साथ हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।